आपकी ज़मीन मुख्तलिफ़ खसरों के अंदर, मुख्तलिफ़ खिवटों के अंदर, मुख्तलिफ़ मौज़ू के अंदर मौजूद है। क्या ये मुमकिन है कि आप ये सारी फैली हुई ज़मीन किसी एक खसरे के अंदर, किसी एक खिवट के अंदर, किसी एक मौज़े के अंदर मुंतकिल की जा सकती है या नहीं? इस्तेमाल क्या है? कंसोलिडेशन किस तरह से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक ज़मींदार की या मुख्तलिफ जो ऑनर्स हैं, ज़मीन लैंड के ऑनर हैं, उनकी ज़मीनें मुख्तलिफ खसरों के अंदर मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ खिवटों के अंदर मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ मौज़ू के अंदर मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ गाँव कस्बों के अंदर मौजूद होती हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये सारी फैला हुआ रकबा किसी एक जगह पे सारा रकबा मुंतकिल किया जा सकता है? और इसका जवाब जब हमें कंसोलिडेशन एक्ट की सूरत में हाँ में मिला कि हाँ ये मुमकिन है कि सारा रकबा जो आपका फैला हुआ है किसी एक जगह पे यकजा किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ उसने कुछ कंडीशंस बता दी कि किन किन कंडीशंस के तहत, किन किन चीज़ों के तहत, किन किन मामलात को, किन किन मेजरमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब ये मुमकिन हो सकता है। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है। इसके लिए दो वे हैं, इसके दो रास्ते हैं। नंबर वन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इट्स ऑन मोशन, यानी अपनी ज़ाती मंशा के मुताबिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या उनके लिए उनको खुद रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो रहा हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी तजवीज़ पर, इट्स ऑन मोशन पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार है कि वो किसी मौजे को, किसी खिवट को, जो ज़मींदार हैं उनकी क्या करें, उनकी जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करके कंसोलिडेशन करें। यानी कि ज़मीन के यकजा करने की इस प्रोसेस को इस्तेमाल उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कंसोलिडेशन कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में ये है, एक तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू हो सकता है, दूसरा किसी मौजे के 50+ लोग, मतलब 51 हो या 50+% लोग एक एप्लीकेशन मूव कर दें इस्तेमाल अफसर को। अब ये इस्तेमाल अफसर कौन है? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुलाजिम हो सकता है, ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या जिसे हम उर्फ आम में तहसीलदार कहते हैं, एसी कहते हैं, यानी असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं। ये इस पोस्ट पे बैठे हुए शख्स को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्स्ट्रा पावर दे देती है इस्तेमाल अफसर की। 51% लोगों ने एप्लीकेशन दी, लेकिन एप्लीकेशन के साथ लाजमी है कि आपको उसकी स्कीम देनी होगी, यानी वो पॉलिसी देनी होगी कि किस पॉलिसी के तहत ये ज़मीन तकसीम होगी या इसकी इस्तेमाल किस तरह से होगी। कंसोलिडेशन करने का वो पूरा मैप आपने बना कर क्या करना है, उस एप्लीकेशन के साथ देना है और उस पर इस्तेमाल ऑफिसर देखेगा। अगर आप साथ उसका नेक्स्ट, यानी ये स्कीम नहीं देते हैं, ये आपने ये मैप नहीं दिया कि किस तरह से तकसीम होगी, तो इस्तेमाल अफसर इट्सेल्फ उसने एक स्कीम बनाई कि किस तरह से ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उस इस्तेमाल की उस स्कीम को क्या किया उसने, बनाने के बाद उसकी मंजूरी के लिए उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ पर इस एक्ट के तहत 3 तरह के पावर्स हैं। नंबर 1, वो मेनो हम जो आया हुआ वो स्कीम है, वो पॉलिसी है तकसीम की या वो इस्तेमाल की जो स्कीम है, उसको मेनो हम एक्सेप्ट कर ले। पहला राइट है उसका, पहला पावर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। नंबर 2, उसको रिजेक्ट करके वजूहात लिखकर फॉरवर्ड कर दे, ये उसका दूसरा पावर है। तीसरे नंबर पर उसे पार्शली वो एक्सेप्ट कर ले और पार्शली रिजेक्ट कर ले, यानी कि कुछ हिस्सा वो रिजेक्ट कर ले कि ये मुमकिन नहीं है, उसके आगे वजूहात लिखे और उसको फॉरवर्ड कर दें। अब फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि उसे मंजूर करके फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, इस्तेमाल अफसर के पास। जैसे ये मंजूर होकर इस्तेमाल अफसर के पास आया और इस्तेमाल अफसर ने वो स्कीम क्या की, उसे पब्लिश करेगा। अब अगर उसके दौरान कोई भी ज़मींदार जो यहाँ वहाँ पर उसकी ज़मीन सिचुएटेड है, उसको कोई एतराज़ है, उसकी कोई मामलात हैं, उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो इस्तेमाल अफसर को एक एप्लीकेशन देगा कि मेरे ये मामलात हैं, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरी इस आपके बनाए हुए मैप से, आपके इस बनाए हुए स्कीम से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इनको आप हल करें। तो इस्तेमाल अफसर सारे जितने भी उस खिवट के, खसरे के या मौजे के जिस एरिए को इस्तेमाल करना मकसद होगा, उसके लोगों को बुलाएगा, जितने भी वहाँ के ज़मींदार हैं उन सब के सामने उन सब को कोशिश करेगा कि वो खुद सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। अगर वो सेटलमेंट कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकता तो यहाँ पर सेक्शन 11 के तहत, प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 11 के तहत 2 प्रोवाइडेड अपील्स हैं। नंबर 1, जैसे ये इस्तेमाल अफसर इस पर अपनी कोई फाइंडिंग्स देता है, उन फाइंडिंग्स के अगेंस्ट विद इन 16 डेज वो मुतासरा शख्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। अगर वहाँ से भी
इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा प्रॉपर, तो उसके ख़िलाफ़ जो अपील होगी फिर 60 डेज़ के अंदर, लिमिटेशन 60 डेज़ के अंदर वो क्या करेगा, कमिश्नर के पास अपील दायर करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, सेक्शन 26 है इस एक्ट की, जिसने सिविल कोर्ट को बार्ड किए हुए हैं, यानी कि इसके किसी ऑर्डर को, किसी डिग्री को, किसी चीज़ को भी आप सिविल कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आपकी सेकंड अपील भी खारिज हो जाती है, आपको वो जो मुतासरा शख्स है उसके पास अल्टरनेटिव रेमेडीज़ जो अवेलेबल है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट की है। बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये स्कीम सारी मंजूर हो जाती है, सारे मुत्तफिक हो जाते हैं, जो जितने भी किसान हैं या वहाँ के ओनर है, लैंड का ओनर हैं, वो मुत्तफिक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फिर भी इस्तेमाल अफसर को देखना पड़ेगा। सबसे पहले टेनेंट का इशू, अगर कोई टेनेंट का कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको भी कौन रिजॉल्व करेगा, ये इस्तेमाल अफसर रिजॉल्व करेगा। अब टेनेंट के किस तरह के इश्यूज़ होते हैं, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त, मैं आपसे एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, मेरे पास फ्यू डेज़ अगो एक केस आया यहाँ रावलपिंडी से मसला, जहाँ पे चौंतरा है, बड़ी फेमस जगह है, वहाँ का एक केस मेरे पास आया। अब जो ये टेनेंट था, मज़ारा था, उसने मालिक पे केस किया हुआ था, मलकियत को उसने क्लेम किया हुआ था। उसने कहा जी कि जब मैं उसके साथ बैठा, मैंने पूछा भाई जन किस तरह से आप मालिक बन सकते हैं, कैसे आपकी मलकियत का हकूक़ है। कहने लगा जी कि ये बिला लगान है। अब बिला लगान, मैंने कहा यार खाना है काश्त में, आपका नाम तो खाना काश्त में है, खाना मलकियत में मालिक वो बैठा हुआ है और काश्त में आप बैठे हुए हैं और आप बिला लगान की बुनियाद पर मलकियत के हकूक़ मांग रहे हैं। अब अच्छी खासी बहस हुई, मैंने उसे फिर समझाया कि लगान क्या है। लगान से मुराद ये है कि ज़रई ज़मीन पर जो हुकूमत वक्त ने उस वक्त के मुताबिक जो टैक्स लगाया हुआ होता है, वो टैक्स जो आप पे कर रहे होते हैं वो लगान होता है। अब इसकी फर्दर दो काइंड्स होती हैं, एक बिल लगान होता है और एक बिला लगान होता है। बिल लगान एक लमसम सी रकम होती है जो आप पे कर देते हैं, और बिला लगान उस वक्त जो ये जो मेरे केस के मुताबिक 70 की दहाई में इसके दादा जो थे वो पे कर रहे थे किसको, हुकूमत वक्त को, लेकिन उसके साथ वो रिश्तेदात ले रहे थे, यानी कि जो आप पे कर रहे थे उसके इवज़ आप रिश्तेदात किससे ले रहे थे। उस वक्त का जो बैंक था, मतलब फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक था या ज़रिए कोई बैंक था, जिसको भी हुकूमत वक्त ने हुक्म दिया हुआ था कि वहाँ पे आपने जमा करवाना है, वहाँ से रसीद लेनी है, ये बिला लगान था। अब इसकी बुनियाद पर उसने क्या किया जी, उसने कहा जी ये तो हमारी मालकियत बन रही है। इस पर एक एक्ट आया था, मज़ारा एक्ट, मज़ारों के मतलब एक एक्ट जो जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने पास किया था कि जो भी 15 से 20 साल से ज़ायद या जिन ज़मीनों पर बैठे हुए मज़ारे हैं उनको उन्होंने मालिक डिक्लेयर कर दिया था। एक बहुत बड़ा लिटिगेशन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मुशर्रफ दौर में आके सेक्शन 27 जो थी वो ओमिट कर दी गई थी लिमिटेशन एक्ट की, कि इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है, मालिक 100 साल बाद भी मालिक ही डिक्लेयर किया जाएगा। बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसमें अगर कोई टेनेंट का इशू होगा तो सेक्शन 12 के तहत ये जो इज्तिमाल अफसर है उसको रिजॉल्व करेगा। फिर इसमें एक और कंडीशंस भी आ जाती है, बाज़ औक़ात लोगों ने ज़रई ज़मीन के एवज़ यानी कि ट्रैक्टर वगैरह लिए होते हैं, या वहाँ से बैंक से ज़रिए बैंक से कर्जे लिए होते हैं, या लीज़ पे होती है, मॉर्गेज होती है, कोई भी ऐसी कंडीशंस या कोई भी ऐसी इनकमरेंस की बुनियाद पर ज़मीन को रखा गया होता है, उन चीज़ों को के बारे में भी ये एक्ट ये कहता है कि वो लैंड के साथ ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन जो पुराना मालिक है वो क्या करेगा, उसको उसके बारे में कोई पॉलिसीज़ मुरतब करेगा। एक चीज़ और भी इसमें है ना, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ज़मींदार थे, 10 जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीनें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन थी जो बिल्कुल रोड से एडजेसेंट थी, यानी रोड से जुड़ी हुई थी, उसकी अहमियत रोड की वजह से ज़्यादा होगी। उससे अगली ज़मीन है जिसमें ज़रई अजनास पैदा करने की सख्त ज़्यादा थी और बेहतरीन वहाँ से पैदावार निकल रही थी। तीसरी जो ज़मीन तीसरे ज़मींदार को दी गई थी, वहाँ पे वो नहरी सिस्टम से पानी आराम से उसको एक्सेसिबल था, वहाँ की ज़राअत भी अच्छी थी। चौथी हो सकता ट्यूबवेल अच्छा था। इन्हें करते करते उसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आखिरी बंदे को ज़मीन दी गई वो बारानी थी। अब वो बारिश के थ्रू उस वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी, ज़राअत होती थी। अब उसकी ज़मीन की अहमियत पहले नंबर पर जो रोड के साथ जुड़ी हुई ज़मीन के साथ, इन दोनों की कीमतों के अंदर या अहमियत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। या ये जो आखिरी बारिश वाली जो बारानी ज़मीन है इसका और ज़रई ज़मीन जो नहरी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, इनकी कीमतों में, इसकी अहमियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो इसकी सेक्शन 12 अट्रैक्ट करती है कि आपको जो जिसकी अगर कोई ज़मीन की अहमियत या ज़मीन उसको मांदा ज़मीन दी जा रही है तो उसको साथ उसे कंपनसेट करेगा। किस तरह से? जिन बाकी ज़मींदारों को अच्छी ज़मीनें मिल रही हैं उन्हें पाबंद किया जाएगा कि आप इसके बदले इन्हें पैसे दे दें या ज़मीन दे दें, व्हाट्सएवर, वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा होता है।
हालात के मद्देनज़र रखते हुए वो उसे पैसे दे दे या कोई ज़मीन का पीस दे दे, जैसे भी वो आपस में कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं कि जो ख़ानदान के अंदर पार्टीशंस चल रही होती हैं, तकसीम के दावे लगे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ये इस्तेमाल का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो वो सारी जितनी भी पार्टीशंस के दावे हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो सेक्शन 27 है ये बार्ड बाय सिविल कोर्ट कर देती है, यानी कि सिविल कोर्ट के अंदर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसके ऑर्डर को, इसके किसी डिग्री को आप सिविल कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करते। अब ये चीज़ें आ गई एक प्रोसेस के तहत, जिस वक्त ये इस्तेमाल मंजूर हो जाती है, तमाम लोगों को उनका रकबा अलाट होता है, उसके बाद 3 काम होंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद इस्तेमाल अफसर 3 काम करेगा। नंबर 1, सबसे पहले क्या करेगा, उसकी वो बाउंड्रीज़ का मुतय्यन करेगा। जो नए मालिक, जो नई ज़मीनें जिन जिनको अलाट हुई हैं या चेंज हुई हैं, एक्सचेंज हुई हैं, इस्तेमाल हुई हैं, जो भी आप मुनासिब लफ्ज़ समझ सकते हैं, तो वो जो नए लोग काबज़ हुए हैं, जो नई ज़मीनें उनको अलाट हुई हैं उनके अपने उस हिसाब से, तो उनकी बाउंड्रीज़ का वो तयन करेगा विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड एंड पटवारी। और उस सारी चीज़ों को वो अपने उस रिकॉर्ड के अंदर, जो पटवारी के पास रिकॉर्ड है उसके अंदर वो प्रॉपर मेंटेन करेगा। और दूसरे नंबर पर ये जो जिस स्कीम के तहत ये इस्तेमाल हुई है उस स्कीम को क्या करेगा, वो पब्लिश करेगा। अब तीसरी चीज़ इसमें ये हो जाती है न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी कि जमाबंदी दोबारा से करेगा, चाहे क्योंकि जमाबंदी 4 साल बाद होती है, हो सकता है जब ये सारी इस्तेमाल हुई है तो उस 1 साल पहले हो चुकी हो जमाबंदी। लेकिन क्या चीज़ है कि यहाँ पर इस सूरत में जमाबंदी आपको क्या करनी पड़ेगी, नए सिरे से फिर जमाबंदी करनी पड़ेगी और मिसले हकीयत दोबारा मुरतब करनी पड़ेगी। इस जो इस्तेमाल शुदा रकबा है जिसमें इस्तेमाल हुआ है या कंसोलिडेशन हुई है, इसमें मिसले हकीयत दोबारा मुरतब की जाएगी। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।